नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनीषा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो चलिए आ गए हो आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेके। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज एक अजीब सा खालीपन है जिंदगी में, कुछ सूना सूना सा। आईने में आज खुद को देखा तो यकीन ना हुआ कि ये वही राम्या है जिसे मैं बरसों से जानती थी। लेकिन आईने में ये जो छवि है वो मैं नहीं तो फिर ये कौन है? झुर्रियों वाला चेहरा, साइड से निकले हुए छोटे छोटे बालों में सफेदी, सिर्फ एक लकीर लाल कलर की माथे पे, बस और कुछ नहीं। क्या हो गया है मुझे? मैं इतनी कैसे बदल गई? पति बच्चों में इतनी रम गई कि खुद को भूल गई। चलो आज खुद से तो बातें की जाए, खुद को एक चिट्ठी लिखी जाए। मैंने कॉपी पेन निकाला और लिखना शुरू किया। प्रिय राम्या, आज बहुत दिनों बाद फुर्सत मिली तुम्हें देखने को। तुम्हें आईने के सामने देखना जैसे छोड़ दिया था। कैसी दिख रही थी तुम आज? तुम अब खुद को बहुत पीछे छोड़ आई हो। वो चुलबुली राम्या कहाँ गई? तुम्हें याद है जब तुम हुई तब सब ने तुमसे मुंह फेर लिया। अरे फिर से लड़की हो गई। कितना मुश्किल था मम्मी के लिए ये सब सहन कर पाना। जितना मासूम चेहरा था तुम्हारा उतनी नटखट थे तुम। याद है जब बचपन में तुम्हें देखने बड़ी दीदी की सहेली आई थी तो कैसे तुमने उनके गाल काट लिए थे? बेचारी रोते रोते घर गई थी। तुम कितना काटती थी सबको। खैर वक्त बीता और तुम बड़ी होती गई। याद है स्कूल के वो दिन? कितना मारती पीटती थी तुम सबको। सब तुमसे कितना परेशान रहते थे। लेडी डॉन नाम था तुम्हारा स्कूल में, लेकिन दीवाने भी कम नहीं थे तुम्हारे। वो बेंच पे कोई अक्सर लाल गुलाब के साथ एक आई लव यू वाली चिट्ठी छोड़ जाता था और तुम उसे फाड़ के फेंक देती थी। हाँ, जानने को हमेशा उत्सुक रहती थी कि आखिर ये मिस्टीरियस लवर कौन है, लेकिन पता नहीं चल पाया। मम्मी से हमेशा तुम सब कुछ शेयर करती थी। स्कूल से निकल के कॉलेज का सफ़र अब शुरू हो गया था। काफ़ी हद तक तुम सुधर गई थी। मारना पीटना छोड़ के तुम एक अच्छी लड़की बन गई। अब तुम पढ़ाई पे ध्यान देती। दोस्त बहुत कम थे तुम्हारे, बिल्कुल नाम मात्र के। ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और पीजी करने तुम बाहर गई। बहुत दूर नहीं था, लेकिन बस से 3 घंटे लग जाते। घर पे हद से ज़्यादा नखरे करने वाली बाहर जाके एक गंभीर लड़की बन गई थी तुम। जो लड़की लौकी कद्दू देख के मुंह बना लेती, आज उसे प्यार से खा लेती। 1000 रुपये तुम घर पे उड़ा दिया करती थी, अब तुम 10-10 रुपये भी बचा के चलती थी। हॉस्टल और कॉलेज के माहौल में तुम काफ़ी जिम्मेदार बनती गई। वो बचपना, वो अल्हड़पन तुम्हारा दूर हो गया था। तुम्हारा बचपन जैसे कहीं खो गया और फिर तुम्हारा पीएचडी में सिलेक्शन हो गया। याद है ना तुम्हें? लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे एचओडी की समझौते वाली शर्त, जिसमें एक रात तुम्हें उनके साथ बिताना था, उसने तुम्हें तोड़ कर रख दिया। कितनी कोशिशें की तुमने उनके खिलाफ कार्यवाही करने की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा और हुआ वही। तुमने पीएचडी छोड़ दी। जिसके लिए तुमने बरसों से सपना देखा वो टूट गया और तुमने नौकरी कर ली शिक्षक की, लेकिन वहाँ भी यही हुआ, तुम टूटती गई। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ने तुम्हें अपनी तरफ खींच लिया। बड़ी मुश्किल से तुम बाहर आ पाई थी। कुछ समय के बाद तुम्हारी मुलाकात हितेश से हुई और तुमने उसे अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। घर वाले मुश्किल से माने, लेकिन मान गए और तुम्हारी शादी हो गई। तुम पूरी तरह हितेश में रम गई। दिन रात बस तुम्हें वही दिखता। खुद को जैसे तुमने बहुत पीछे छोड़ दिया। तुम हितेश के सोने के बाद सोती। उसके उठने के पहले तुम बिस्तर पे ही चाय हाजिर कर देती। उसकी हर अच्छी बातों को याद रखती और लड़ाई को जल्दी भूल जाती। हितेश भी मानता था कि तुमसे ज़्यादा प्यार उसे कोई और नहीं कर सकता था। अपनी पत्नी की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तुमने नौकरी भी नहीं की। इंजीनियर थी तुम, आसानी से तुमको अच्छी खासी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन तुमने हर नौकरी ठुकरा दी सिर्फ इसलिए कि तुम अपने घर में अपने पति की तरफ ध्यान देना चाहती थी। फिर वो किलकारी जिसके लिए तुमने भगवान से सच्चे दिल से मुराद मांगी, आज वो पूरी हो गई। तुम्हारे बेटे समर ने तुम्हें माँ बनने का सुख दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें कितना प्यार दिया था, तुम्हें याद है?
तुम भी फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उनके भी घर में तुम्हारे पति के बाद किसी बेटे ने जन्म नहीं लिया था। तुमने वारिस दिया था उनको। सब कितना खुश थे तुमसे। तुम्हें लड़की से भी आपत्ति नहीं थी, लेकिन लड़का तो तुम भी चाहती थी, सिर्फ इसलिए कि तुमने जो सहा वो तुम्हारी बेटी को सहना ना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़का लड़की वाला भेदभाव आ ही जाता है। हम कितना भी दूर भाग लें, उसे नकार लें, लेकिन लड़का तो लड़का ही होता है। खैर, समय ने अपनी तेजी बनाई रखी और बेटा भी बड़ा होता गया। तुम्हारा बेटा पढ़ने के लिए बाहर चला गया। कितना रोई थी तुम, लेकिन ये भी जानती थी कि अच्छे भविष्य के लिए उसे तो जाना ही होगा। आखिर तुम भी गई थी। इन सब में तुमने कभी खुद पे ध्यान नहीं दिया, ना कभी अपनी सेहत पे, ना चेहरे पे। ब्रेस्ट में पेन होता था तुम्हें, कभी चेकअप भी नहीं करवाया तुमने। काश एक बार करा लिया होता, और हुआ वही जिसका डर था, कैंसर। नाम सुनते ही डर गई थी तुम। कीमोथेरेपी के लिए साफ साफ मना कर दिया था तुमने, लेकिन हितेश और समर के लिए तुम राजी हुई। कीमोथेरेपी, नाम सिर्फ एक शब्द का, लेकिन उसकी एक एक बूंद ने शरीर को जला दिया। बदन तड़पने लगता, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारे बाल पूरी तरह झड़ गए। हितेश ने घर से आईने हटवा दिए ताकि तुमको कोई तकलीफ ना हो। तुम्हारे हाथों पे नीले रंग का निशान पड़ चुका था। राम्या, जो कि खूबसूरती की मिसाल थी, आज वो खुद अपने चेहरे को नहीं देखना चाहती थी। इसी बीच तुम्हें पता चला कि समर ने विजातीय लड़की से शादी कर ली। ब्राह्मण परिवार के समर ने अलग कौम में शादी। तुम टूट गई थी, लेकिन फिर भी जाति को अलग रख तुमने उसे अपना लिया, क्योंकि आखिर वो थी तो तुम्हारे बेटे की पसंद। लेकिन हितेश उसे ना अपना पाए, और यही एक सदमा उन्हें तोड़ दिया। कार एक्सीडेंट में उनका शरीर को लकवा हो गया। गले के नीचे के सारे भाग ने काम करना बंद कर दिया। तुम खुद एक कैंसर से लड़ रही थी, और तुम्हारे पति, जो कि हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहे थे। तुम टूटती चली गई। बेटे को जन्म देकर तुमने उसे समाज के दरिंदों से तो बचा लिया, लेकिन अब जो तुम्हें और हितेश को देखने तक नहीं आया, एक बार फोन करके पूछना भी जरूरी नहीं समझा। आज तुम कितनी अकेली हो चुकी हो। कितने ही समझौते किए तुमने, कितनी तकलीफें सही। खुद को भूलकर निस्वार्थ भाव से, प्रेम से तुमने एक आशियाना बनाया, जिसमें हितेश के घर वालों को बराबर का प्यार और सम्मान दिया, और उन्होंने भी तुम्हें तभी प्यार दिया जब बेटा पैदा किया तुमने। उसके पहले की दुर्गति क्या थी तुम्हारी, तुम जानती हो। आज तुमने अपना सब कुछ अपने पति पर न्यौछावर कर दिया। एक आदर्श पत्नी, एक माँ होने का हर कर्तव्य पूरा किया, लेकिन एक औरत होने का क्या कर्तव्य निभाया तुमने। तुम कैंसर के अब उस मुकाम पर हो जहाँ तुम कभी भी हितेश को छोड़ के जा सकती हो। वो तुम्हारे बिना कैसे रहेगा। क्यों तुम कभी स्वार्थी नहीं बनी। काश कि बन जाती। इस लाइलाज बीमारी से तो ना लड़ रही होती। कितना बेरहम है ना ये वक्त। अपने लोगों की असलियत दिखा जाता है। तुम्हारे पास आज खुद की दवाइयों के लिए पैसे नहीं। तुम हितेश के लिए सब कुछ कर रही हो। तुम पे गर्व करूं या तुम्हें बेवकूफ़ कहूं, समझ नहीं आता। लेकिन हितेश को तुम जैसा जीवन साथी कभी नहीं मिलता। उम्मीद है ये आखिरी के पल तुम्हें थोड़ी सी खुशी दे जाए। तुम्हारी परछाई, राम्या। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा समर सामने खड़ा था। माँ कह के वो मेरे गले लग गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, बहुत अकेला हो गया था मैं माँ। तुम्हारे और पापा के खिलाफ जो कदम उठाए, मुझे माफ़ कर दो। समर मेरे पैरों पे गिर के मुझसे माफ़ी मांग रहा था। माँ थी ना, कैसे माफ़ ना करती। समर, इतना कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आज इतने समय के बाद मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। मेरा बेटा आज मेरे पास था। माँ का दिल था मेरा। आज जाते जाते मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा, समर, शुक्र है बेटा तुम वापस आ गए। मरने से पहले एक दफ़ा तुम्हें देखना चाहती थी, और आज नहीं माँ, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। समर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा। समर, जो दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन जाना होता है। बस एक बात का वादा करो बेटा, मेरे जाने के बाद अपने पापा का ख्याल रखना, बहुत प्यार देना उनको बेटा। मेरे बिना रहने की आदत नहीं है उन्हें, कभी अकेला मत छोड़ना। माँ,
आप कहीं नहीं जा रही, मैं सब करूँगा माँ, बस जाने की बात मत करो। हम दोनों रोते रोते गले लग गए। मैं आज बहुत खुश थी। मेरा बेटा समर मेरे पास लौट आया था। हितेश की चिंता जो मुझे सता रही थी वो अब नहीं रही। और मेरी बहू कहाँ है? जाते जाते उससे भी मिल लूँ, थोड़ा सास होने का रौब तो जता दूँ। कहते हुए मैंने समर का माथा चूम लिया। आज जो खालीपन था वो नहीं है, बस दुख इस बात का है कि काश भगवान ने मुझे थोड़ा और समय दिया होता। हितेश भी मुझे देख रहे थे, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जल्दी से उनके पास गई और उनके आंसू पोंछे, उनका हाथ धीरे से पकड़ा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ हितेश, आपका इंतज़ार करूँगी। एक बार हम फिर एक होंगे, अपनी ज़िंदगी जी के आइएगा। जो पोते पोती का सुख मैं नहीं देख पाई वो आप ज़रूर देखेंगे। हितेश को छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ समर अपने पिता को संभाल लेगा। मेरे और हितेश की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक काल्पनिक कहानी जो कि एक स्त्री के संघर्ष को व्यक्त करती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।